नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंटल साइंस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा ये तीसरा वीडियो है और आज की कक्षा में हम कंटिन्यू करेंगे डेफिनेशंस, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। और पिछली कक्षा में हमने इन तीनों चीज़ों पर चर्चा कर ली थी, लेकिन आज हम जो पर्यावरण के प्रमुख भाग हैं, ठीक है, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम उन तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे जो पर्यावरण से जुड़े हैं, और इसके महत्व पर हम बात करेंगे कि हम क्यों पढ़ें। आखिरकार एनवायरनमेंट को अगर हम पढ़ रहे हैं तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका, उस पर हम जो है डिटेल में बात आज करेंगे। ये हमारा आखिरी वीडियो जो आपको यूट्यूब पर होगा। इसके बाद के जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको अवेलेबल होंगे हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। तो हमारी जो नई वेबसाइट है उसको आप ज़रूर एक बार विजिट करें। वहाँ पर इसका कोर्स मैं बना रहा हूँ, तो वहीं पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे online.rsjunction.com, ठीक है। online.rsjunction.com पर आप जा सकते हैं और वहाँ से हमारे नए कोर्स को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतर कोर्स है जिसके अंदर मैं रेगुलरली आपसे न केवल चर्चा करूंगा, बेहतरीन वीडियोस आपको अवेलेबल कराऊंगा, बल्कि उसके साथ साथ वहाँ पर आपको पीडीएफ में नोट्स भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। और स्पेशल क्विज भी हम रेगुलरली लगातार बाद में करते रहेंगे। तो पीडीएफ और क्विज, ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी जो आपकी परीक्षा की तैयारी में पूर्ण योगदान आपके लिए करेगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पर्यावरण में पृथ्वी के 4 खंड हम पढ़ते हैं। आप सभी ने बचपन से इनको पढ़ा भी होगा: वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। वायुमंडल एटमॉस्फेयर भी कहलाता है। इसी तरह जल मंडल को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर। स्थल मंडल को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं और जैव मंडल को हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो एक एक करके हम इन चारों पर चर्चा कर लेते हैं। ये 4 भाग हैं, दरअसल भाग 3 है। वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, ये 3 भाग होते हैं। और ये तीनों को जब हम मिलाते हैं हमारे जीवों के साथ इंटरेक्शन से, तो फिर हमारे पास में क्या आता है? जैव मंडल। तो 3 भाग मिलकर के समग्र रूप से जैव मंडल कहलाते हैं। और ये जैव मंडल दरअसल हमारी पृथ्वी ही है। संपूर्ण जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, उस पर जो जीवन है वही जैव मंडल के रूप में माना जाता है। दोस्तों, वायुमंडल जो है ये किससे बना हुआ है? वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर एक 100 मीटर मोटी सुरक्षात्मक परत है। सुरक्षात्मक परत, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ? सुरक्षात्मक परत बोलने के पीछे जो प्रमुख कारण है वो ये है कि दोस्तों, ये सुरक्षा करती है हमारे जीवन की। अर्थात अगर वायुमंडल ना हो तो निश्चित रूप से हमारा जीवन ना हो, क्योंकि रहने में तो आप किसी और ग्रह पर भी जाके रह सकते हैं। मंगल पे रह लीजिए, आप जो है चंद्रमा पे रह लीजिए, लेकिन वहाँ क्या नहीं है? वहाँ पर हमारे अनुकूल वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये 100 भी नहीं है, इससे भी आगे विरलता है, लेकिन हम लगभग मानते हैं। और ये सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाता है। यह पृथ्वी पर जीवन का निर्वाह करता है। जीवन का निर्वाह मतलब ये ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिनसे हम जीवन जी पाते हैं। उदाहरण के लिए ये तापमान को नियंत्रित करता है और पृथ्वी को ज्यादा गर्म या ठंडा होने से बचाता है। कैसे? आइए देखते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, और ये हमारा चारों तरफ वायुमंडल है। आप सभी जानते हैं वायुमंडल अलग अलग जो है मंडलों का समूह है। क्षोभ मंडल आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद समताप मंडल आप पढ़ते हैं, उसके बाद आप आयन मंडल पढ़ते हैं, बहिर्मंडल पढ़ते हैं। इस तरह से हम इसके अलग अलग भाग पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ भाग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम बात करते हैं ओजोन परत की। तो ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत जो है हमारी सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, जो कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी के प्रकाश का समूह है, उसमें 300 नैनोमीटर जो है उससे कम की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उनको रोक लेता है। वहां पर वो अवशोषित कर ली जाती है। इसी तरह से वो पृथ्वी पर एक लिमिटेड तापमान को आने देता है। 31% जो तापमान है वो तो बाहर का बाहर ही ट्रांसफर हो जाता है, तो वो पृथ्वी पर आता ही नहीं। पृथ्वी पर उतना ही आता है जितने की हमको जरूरत है। तो ये तापमान को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार जो धरती से रेडिएशन होता है, हमारा लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होता है, ठीक है, वो जो है उस रेडिएशन को ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से पृथ्वी पर बनाए रखता है, और इस तरह से पृथ्वी पर ताप संतुलन करने में महत्वपूर्ण रहता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि यदि हमारी पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री के बजाय 2 डिग्री तक बढ़ गया, जो कि अभी तक 1 डिग्री ऑलरेडी बढ़ चुका है प्री औद्योगिक युग से, ठीक है, इस तरह से, तो अगर 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया तो हमारे पृथ्वी पर जीवन नष्ट होने के खतरे हैं। और इसीलिए हम लगातार यूएनएफसीसीसी और पेरिस सम्मेलन और ऐसी बहुत सी चीजों पर लगातार बात करते हैं। तो पृथ्वी को गर्म या ठंडे होने से बचाने में इसका योगदान है। वायुमंडल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा ऑर्गन कार्बन ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड
और अन्य विभिन्न गैसों से मिलकर बना है। ये चारों गैसें क्रम में, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे, ऑर्गन थर्ड पे और कार्बन 4 पर है, कार्बन डाइऑक्साइड 4 पर है। तो इन चारों पर हम बात करेंगे। मतलब लगभग आप मानकर चलो 99.99% जो है आपका वायुमंडल केवल इन्हीं चार गैसों से मिलकर के बना है। चलिए तो इस पर आगे चर्चा कर ही लेते हैं हम। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा संतुलन ये करता है। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का संतुलन करने में हमारा वायुमंडल योगदान करता है। कैसे? मान लीजिए भूमध्य सागर पर सूर्य दिन भर चमकता है, वहां से ये ऊर्जा को जो ट्रांसफर करता है विभिन्न प्रकार के माध्यमों से, जैसे कि जो हमारा वायु राशियां होती है, ठीक है, वायु राशियां जो हमारी मूव करती है उनके माध्यम से ये ट्रांसफर करता है तापमान को ध्रुवों की तरफ। तो ये भी एक बड़ा योगदान है। तो वायुमंडल का ही तो योगदान इसको मानते हैं। ये बाह्य अंतरिक्ष से अधिकांश कॉस्मिक किरणों और सूर्य से विद्युत चुंबकीय विकिरण के एक प्रमुख हिस्से को अवशोषित कर लेता है। ये केवल पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज जो 300 नैनोमीटर से ऊपर की है, दृश्यमान जो विजिबल रेज होती है जिसमें हमारा विबग्योर होता है, सारे के सारे सातों कलर, अवरक्त किरणें जिनको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड्स, ठीक है, ये क्रमबद्ध रूप से। तो आगे मैं इनको आपका जो है आपको इन सभी का जो स्पेक्ट्रम है वो भी पढ़ाऊंगा। 300 से 2500 मीटर तक का मतलब, तो 300 नैनोमीटर से 2500 नैनोमीटर। और रेडियो तरंगे जो आती है उनको पृथ्वी के पास पहुंचाता है 14 सेंटीमीटर से 40 मीटर तक वेवलेंथ वाली सभी रेडियो तरंगे जो है पृथ्वी पर आ पाती है। तो ये रोकता है केवल 300 नैनोमीटर से कम की पराबैंगनी किरणों को, जो कि हमारे लिए हानिकारक है, कैंसर और बहुत सी त्वचा के लिए बीमारियों को जो है उत्पन्न वो करती है। चलिए अभी देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 78.084% है और ऑक्सीजन की बात करें तो 20.94, जिसको हम क्या बोलते हैं 21%। ऑर्गन 0.93, लगभग 1% के करीब ऑर्गन है। और उसके बाद बचा हुआ जितना भी हिस्सा है 0.043, कितना 0.04338, ये प्रतिशत जो है पूरा का पूरा हमारा अन्य गैसें हैं। इसका भी बड़ा भाग आप देख पा रहे होंगे कि 0.047% तो CO2 ही है। तो ये जो आप आसमानी कलर देख रहे हैं ना, ये पूरा CO2 है। इसके बाद में नियोन का नंबर आता है 0.0018, हीलियम का नंबर आता है 0.0005, फिर मेथेन, फिर उसके बाद में आपकी क्रिप्टॉन और फिर उसके बाद में हाइड्रोजन। केवल एकमात्र अक्रिय गैस जो हमारी है वो है ऑर्गन। तो ऑर्गन एकमात्र अक्रिय गैस है। बाकी हमको कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं, कंपाउंड में दो हैं, CO2 और CH4, और बाकी एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अक्रिय गैसों में और भी है, वैसे तो हीलियम हो गई, नियोन हो गई, ठीक है, क्रिप्टॉन हो गई। तो आप क्या देख पा रहे हो कि केवल 4 ही गैसें हैं, केवल हमारी 4-5 गैसें ही हैं जो कि नॉर्मली वातावरण में मिलती है, जैसे कि मैथेन हो गई, इसके अलावा CO2 हो गई, उसके अलावा जो है हमारी O2 हो गई, N2 हो गई। बाकी जितनी भी गैसें हैं ना, सभी अक्रिय गैसें हैं, चाहे नियोन हो, हीलियम हो, क्रिप्टॉन हो या फिर ऑर्गन हो, सबकी सब क्या है, अक्रिय गैसें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जलमंडल की बात करते हैं दोस्तों। जलमंडल में सभी प्रकार के जल के स्रोत जो हमारे हैं वो आते हैं। जो हमारा सॉल्ट वाटर है वो 97.5% है। तो महासागरों में सॉल्ट वाटर जो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन जो जीवन है, जो महासागरों में जीवन है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लगभग 2.5% जल संसाधन ध्रुवीय हिम और हिमनदों के रूप में। तो 97.5% तो हमारा सीधा सीधा क्या हो गया, केवल मात्र जो है हमारा समुद्री जल हो गया। बाकी 2.5% में से 1% जो है हमारी नदियों में है, झीलों में है और भूजल के रूप में उपलब्ध है। तो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूँ 2.5% फ्रेश वाटर जो है, तो यहाँ देखिए आप 68% तो हमारा आ जाता है लॉक्ड। कहाँ पर? ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर्स में वो मौजूद है। उसके बाद में 30% आ जाता है हमारा ग्राउंड वाटर, और इसके बाद में 0.3% हमारा लेक्स और रिवर्स, नदियों और झीलों में। जो आपको लगता है ना कि सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा पानी सबसे कम है उल्टा। तो इसीलिए तो नदियां और झीलें सूखने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता। सबसे कम पानी जो है हमारी नदियों और झीलों में उपस्थित है। तो ये हमारा वाटर साइकिल पूरा का पूरा, किस तरह से हमारा ओशन से पानी इवोपरेट होता है, उसके बाद में कंडेंस होता है, कंडेंस होकर बारिश होती है, बारिश के बाद में ये स्नो मेल्ट होती है, रन ऑफ होता है पानी, पानी जाकर के झीलों में नदियों में इकट्ठा होता है। इसी तरह ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेट होता है पानी, ग्राउंड से ये फ्रेश वाटर झीलों में जाता है। स्प्रिंग्स इससे निकलते हैं, बहुत से फंवारे आपने देखे होंगे गर्म पानी के। प्लांट अपटेक करते हैं, प्लांट्स जमीन में से खींचते हैं पानी को, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे पानी का एक सर्कल, और ये पानी बहता हुआ वापस हमारे समुद्रों में चला जाता है। एक पूरा सर्कल है।
तो ये सर्कल लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो ये वाटर साइकिल है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं दोस्तों स्थल मंडल की। स्थल मंडल की अगर हम बात करें तो ये लिथोस्फीयर कहलाता है और ये दो चीजों से मिलकर बना है, बाहरी मेंटल और क्रस्ट। दरअसल हमारा जो धरती का इनर एरिया है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे बाहरी चीज को हम क्या बोलते हैं, जो बाहर ये वाला है, ये जो बाहर का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं, सबसे बाहरी परत को क्रस्ट। क्रस्ट के नाम से हम इसको जानते हैं, भूपर्पटी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद में अंदर का हिस्सा क्या कहलाता है, मेंटल। ठीक है, और फिर जो अंदर के दो गोले आप देख रहे हो ना, इनको हम बोलते हैं कोर। तो एक तो हो गया क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। जो ये कोर है ये दो हैं, एक इनर कोर है, एक आउटर कोर है। टोटल जो हमारी त्रिज्या है, जो रेडियस है हमारे धरती की, वो अप्रोक्सीमेट कितनी मानी जाती है, वो लगभग मानी जाती है 6400 मीटर, लगभग 6378 जो है किलोमीटर के करीब मानी जाती है। 6400 हम इसको बोलते हैं। इसी तरह से 5100 किलोमीटर से लेकर के और 6378 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो इनर कोर है, जो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है। 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 तक का हमारा आउटर कोर है, जो लिक्विड फॉर्म में है। और उसके बाद में आपकी मेंटल है, जिसके दो हिस्से हैं, एक तो है नीचे की सॉलिड मेंटल, अपर मोस्ट, ठीक है, सॉरी अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, और उसके नीचे इनर मेंटल। तो जो बाहरी मेंटल है, बाहरी मेंटल और हमारी क्रस्ट, अभी क्रस्ट में भी आप देख रहे होंगे समुद्रों में क्रस्ट जो है थोड़ी पतली है, महाद्वीपों में थोड़ी ज्यादा है, तो वो वजन की वजह से और दबाव की वजह से वो वहां पर ज्यादा मजबूत है, तभी तो वो भार सह पा रही है महाद्वीपों का। जबकि जल का भार उतना नहीं होता, क्योंकि द्रव अवस्था में, ये ठोस में, तो उसका अंतर होता है। तो ये हमारी जो बाहरी परत है, मेंटल का ऊपरी हिस्सा और क्रस्ट, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं लिथोस्फीयर। तो पूछ लेगा कि लिथोस्फीयर में कौन कौन से सम्मिलित है, कोर है, आउटर मेंटल है, इनर मेंटल है और क्रस्ट है। फिर पूछ लेगा एक सही, दो सही, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें बहुत सी चीजें हमको मिलती है, क्योंकि ये जो हमारा प्राथमिक उत्पादक है, पौधे, पेड़ पौधे और हमारा भोजन जो बनता है वो इन्हीं से बनता है। तो पपड़ी और मिट्टी में जो बहुत खनिज होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, हवा होती है और इसके अलावा भूमिगत जल के स्रोत होते हैं। तो ये निश्चित रूप से जीवन जीने में एक और अनिवार्य तत्व के रूप में माना जा सकता है। इसके बाद में जैव मंडल आता है। तो तीनों मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, जब जीवों के साथ एक इंटरेक्शन करते हैं तो उससे जिस तंत्र का निर्माण होता है वही दरअसल जैव मंडल है। तो पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो जैव मंडल के रूप में जानी जाती है। अभी हम बात करेंगे तत्वों के बारे में। ठीक है, तो ये भी एक चित्र है जो दर्शाता है आपकी भूपर्पटी को। ऊपरी स्तर जो है लिथोस्फीयर के, इसमें जो हमारी सॉलिड अपर मोस्ट मेंटल जो है वो और क्रस्ट जो है दोनों मिलकर के इसका निर्माण करती है। चलिए, इसके नीचे के मंडल को क्या बोलते हैं, स्टेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है और इस पर हमारी प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो तैरती रहती है। जैसे पानी में जहाज तैरता है उसी तरह से ये भी तैरती है, लेकिन इनकी तैरने की स्पीड बड़ी धीमी होती है, मतलब लगभग 6 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से खिसकती है। ठीक है, तो ये एक दिखाने के लिए लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों मिलकर के जब इंटरेक्शन करते हैं जीवों के साथ तो बनता है बायोस्फीयर। अभी पर्यावरण के तत्व हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण के तत्वों से तात्पर्य है पर्यावरण में उपलब्ध होने वाली चीजें क्या क्या हैं। तीन तरह के तत्व होते हैं, कुछ भौतिक तत्व जिनको हम आंखों से देखते हैं, कुछ रासायनिक क्रियाएं या रासायनिक तत्व, और कुछ मानव जनित क्रियाएं जिनको हम बोलते हैं सांस्कृतिक तत्व। सबसे पहले भौतिक तत्वों में आपका अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से प्राप्त होने वाली सभी चीजें, पूरा अंतरिक्ष भौतिक तत्व है। मनुष्य को खत्म कर दो तो क्या है, पूरा का पूरा शून्य है, कुछ नहीं है। फिर लैंडफॉर्म्स जितने भी आप देखते हो, पर्वत, गड्ढे, तालाब, झील, सब कुछ, जल के निकाय बड़े बड़े जिनमें जल भरा हुआ है। हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस, जलवायु जो है वो भी भौतिक तत्वों में आती है। तो जलवायु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलती रहती है, इवन एक क्षेत्र की जलवायु भी समय समय पर बदलती रहती है। मिट्टी, चट्टाने और खनिज, ये सारे के सारे जीवन के लिए उपयोगी भौतिक तत्व होते हैं और इनकी वजह से मानव का आवास, उसकी अवसर और सीमाएं बदलती है। जैसे कि मान लो आप रहते हैं भूमध्य रेखा पर और कोई एक व्यक्ति जो रहता है हिमालय में, तो दोनों के आवासों में दिन रात का अंतर होगा ना, क्योंकि ये सारी जो भौतिक तत्व है ना, उन्हीं की वजह से उसका आवास भी परिवर्तित होता है। इसके बाद जैविक और सांस्कृतिक तत्व आते हैं। तो जैविक तत्वों में हम लोग हैं, पौधे हो गए, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, मनुष्य हो गया, सब मिलकर के जैविक तत्वों का निर्माण करते हैं, जैविक तत्वों में काउंट होते हैं। इसके बाद आता है सांस्कृतिक तत्व। तो बहुत से तत्व जो कि मनुष्य से विशेष रूप से जुड़े हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तत्व, ठीक है, जो कि मानव निर्मित माने जाते हैं, जो मनुष्य जनित क्रियाएं हैं वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का निर्माण करती हैं। और ये तीनों तत्व जो हैं वो पर्यावरण के तत्वों के रूप में
जाने जाते हैं। अभी हम पर्यावरण अध्ययन के महत्व पर बात करेंगे कि हमें पर्यावरण अध्ययन क्यों करना पड़ता है, कि यार क्यों जरूरत है। तो दोस्तों बहुत से कारणों की वजह से ये जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन हमें अपनी पृथ्वी के संरक्षण और संरक्षण के महत्व और पर्यावरण में प्रदूषण के कारण विनाश के बारे में जागरूक करता है। वैसे तो हम जागरूक हैं, लेकिन जब हम पर्यावरण अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पर्यावरण पहले क्या था और पर्यावरण अब क्या हो गया। तो ये चीज भी तो जानना जरूरी है कि क्या बदलाव हमारी गतिविधियों से आ रहे हैं और कैसे हमें उन्हें रोकना है। मानव और जानवरों की जो आबादी बढ़ रही है, उद्योग धंधे और अन्य मुद्दे जो हैं, हर एक चीज में वृद्धि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा बनती जा रही है, क्योंकि संतुलित संसाधनों के साथ हमारी पृथ्वी यहाँ मौजूद है। दिखने में ये बड़ी बड़ी है, लेकिन जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं उस तेजी से इसके संसाधन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और आज हमारी ये नौबत आ गई कि हमको जो है अपने आवास के लिए बाहर जगह देखनी पड़ रही है, कि हम कहीं बाहर जाकर रह लें, हम चंद्रमा पर रह लें। हम क्यों बाहर बस्तियां बसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पहले से हमारी पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। क्या हम अपने ही जीवन को नहीं संवार सकते? ये चीज भी एक है जिसकी वजह से हमको इसे पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका महत्व होता है। इसके बाद और भी कारण है जिनसे पर्यावरण महत्वपूर्ण होता है। पर्यावरण के मुद्दे में वैश्विक है। दोस्तों आज कोई पर्यावरण एक देश विशेष की दिक्कत नहीं है, ये आज वैश्विक मुद्दा है। तभी तो इतने सारे देशों के जितने भी जो हमारे वैज्ञानिक है, ये मिल के बैठते हैं और बात करते हैं कि कैसे हम पर्यावरण को सुधार सकते हैं। हर दिन आप देखते हो अखबारों में हमको पढ़ने को मिलता है, कभी संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन होते हैं, कभी यूएनईपी के सम्मेलन होते हैं, कभी जो हमारा यूएनएफसीसी है उसके सम्मेलन होते हैं, पृथ्वी सम्मेलन होते हैं। ये क्या है? हम क्यों इतने दिवस मना रहे हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। इसके पीछे कारण यही है। तो पर्यावरण के मुद्दे वैश्विक हो गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे ओजोन का क्षरण हो, अम्ल वर्षा हो, समुद्री प्रदूषण हो, जैव विविधता। क्यों हम इतने प्रयास कर रहे हैं ताकि हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें? क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और इसको कोई एक देश सॉल्व नहीं कर सकता जब तक कि सारे देशों का मिलकर के इसके लिए प्रयास नहीं होगा। तो ये भी कारण है जिसकी वजह से हमें पर्यावरण पढ़ना पड़ रहा है। एक और कारण है विकास। लगातार किया जा रहा हुआ मानव विकास जो है, उस मनुष्य के विकास ने पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। विकास से शहरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है, ठीक है, दूरसंचार बढ़ रहा है, पृथ्वी पर जो परिवहन प्रणालियां हैं उनमें सुधार हुआ है, हाईटेक कृषि हो गई हमारी, आवास हमारे अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण पर प्रदूषण बढ़ रहा है। लगातार हमारे द्वारा जिन सुख सुविधाओं को भोगने का प्रयास किया जा रहा है, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को एक बहुत बड़े खतरे को जो है उत्पन्न करने का काम किया है। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है आज के टाइम में ट्रांसबाउंड्री जो हैजार्डस जो थिंग्स है उनका मूवमेंट। मतलब आप देखते हो कि कंप्यूटर्स जब पुराने हो जाते हैं अमेरिका में तो उनको भारत जैसे देशों में धकेल दिया जाता है। वहाँ पर फिर लेड, सीसा और पीबी जैसी बहुत सी चीज़ें होती है, ठीक है, क्रोमियम हो गया, जो कि उसमें से वहाँ के वातावरण को प्रदूषित करते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या हो गई। पश्चिमी देशों ने पहले तो अंधाधुंध विकास किया और कोई पर्यावरण को बचाने का प्रयास नहीं किया, और अब वे क्या कर रहे हैं, वे दूर भी हटते जा रहे हैं। जैसे कि अमेरिका भी पेरिस समझौते से हट गया। तो ये सारी की सारी चीजें ये दर्शाती है कि हमको इस पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से जनता में जागरूकता लाने का प्रयास करना है, विकास के सही मायने लोगों को दर्शाना है। इसके बाद में प्रदूषण में तेजी से वृद्धि हो रही है। लगातार बढ़ते प्रदूषण से भूमि, जल, वायु और हर एक चीज प्रदूषित हो गई है। अब आप बताओ, भूमि, जल, वायु, ये तीन ही तो हमारे मंडल है। भूमि हमारा क्या है? भूमि हमारा लिथोस्फीयर है, जल हमारा हाइड्रोस्फीयर है और वायु हमारा एटमोस्फीयर है। अब हमने तीनों स्फीयर खराब कर दिए तो क्या बायोस्फीयर बचेगा? क्योंकि बायोस्फीयर इनके इंटरेक्शन से बनता है, ठीक है। अगली चीज है वैकल्पिक समाधान। आज के समय में हमें आवश्यकता है ऐसे वैकल्पिक मार्गों की जो हमारी जरूरतों को भी पूरा करे और इसके साथ साथ हम पर्यावरण को भी बचा सकें। तो ये तभी हो पाएगा जब हम पर्यावरण का पहले अध्ययन करें और ये देखें कि क्या चीजें पर्यावरण के अनुकूल है, क्या उसके प्रतिकूल है। अगर कोई चीज हमको अनुकूल दिख रही है तो हम उसको उपयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अस्तित्व और गतिशीलता पर्यावरण संसाधनों पर निर्भर करती है। इसलिए आवश्यक है कि पारिस्थितिकी के साथ मिलकर हम विकास को आगे बढ़ाएं ताकि अनुकूल हो, ना कि विपरीत, क्योंकि हमारे विकास के साथ साथ पर्यावरण का विकास भी आवश्यक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी क्लास हमारी हो गई दोस्तों आज, और इसके बाद की सारी क्लासें अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें मुझे online.rsjunction.com। ये मेरा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी है और एक पेड कोर्स मेरा शुरू हो रहा है। तो ये पेड कोर्स आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। आगे के सारे वीडियोस आपको वहीं पर अवेलेबल होंगे, पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगी जिसको आप डाउनलोड भी कर पाएंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।